हाय एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था वेब ब्राउज़र के बारे में। अब हम पढ़ेंगे HTML एडिटर। एडिटर होता क्या है हमें पता है, जिसके ऊपर हम अपना कंटेंट तैयार करते हैं। जहाँ पर भी हम अपने टैग्स को यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एडिटर कहते हैं। अब कंप्यूटर में बात करें तो कंप्यूटर में नोटपैड का यूज़ करते हैं या हम टेक्स्ट एडिट की यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप नोटपैड ओपन करोगे और उसके अंदर कंटेंट लिखोगे, फिर उसके बाद उसको सेव करोगे और उसके बाद आप उसको क्या कर दोगे, अपने ब्राउज़र में जैसे ही उस पर डबल क्लिक करोगे, ओपन करोगे, तो आपका कंटेंट ओपन हो जाएगा और डिस्प्ले हो जाएगा ब्राउज़र के अंदर। तो नोटपैड और टेक्स्ट एडिट हमारे एडिटर्स होते हैं, किसके लिए, HTML के लिए। अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि वेब पेजेस जो हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं प्रोफेशनल HTML एडिटर से। प्रोफेशनल क्या होते हैं, अब प्रोफेशनल का बात करें तो प्रोफेशनल में क्या होता है कि मानो जब आप कंटेंट लिखना शुरू करते हो तो आपने क्या किया, एच टैग यूज़ किया और उसके बाद आपको कंटेंट लिखना है। तो जब ये आप बाद में जो टैग यूज़ करोगे क्लोज करने के लिए, तो ये करने की ज़रूरत नहीं होती, ये टैग आपका साथ के साथ यूज हो जाता है वहाँ पर। तो ये काम होता है प्रोफेशनल का। लेकिन जब हम नोटपैड की बात करते हैं तो हमें स्टार्टिंग टैग भी देना पड़ता है और उसके बाद एंडिंग टैग भी लिखना पड़ता है। ये होता है डिफरेंस सिंपल नोटपैड में और प्रोफेशनल HTML एडिटर्स के अंदर। अब ये सारी सारी कथा लिखी हुई है कि हम काम कैसे करेंगे। ओपन नोटपैड करेंगे पीसी के ऊपर, उसको करने का प्रोसेस क्या हो गया, ओपन स्टार्ट में गए, प्रोग्राम्स में गए, एसेसरीज में गए, नोटपैड में गए। क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उस नोटपैड के ऊपर अपना काम करना शुरू करा। अब नोटपैड पे काम करना शुरू करा है तो उसके सबसे पहले हमने HTML हेडिंग लिख ली, ठीक है। फिर बॉडी, फिर उसके बाद अपना जो कंटेंट था ये कंटेंट लिख लिया बॉडी के अंदर, बॉडी को क्लोज कर दिया HTML। अब इस पेज को सेव करना है हमें। सेव करने के लिए क्या करते हैं हम, या तो सेव पे क्लिक करेंगे, तो सेव करेंगे तो उसके बाद आ जाएगा कि फाइल का नाम क्या है, जो भी हम नाम देंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने नाम दिया है index.htm, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हो, आप बना रहे हो अगर डेटा या फिर आप कहते हो डॉक्यूमेंट, तो ये आपका फाइल का नेम हो गया डॉक्यूमेंट। तो जैसे कि यहाँ पर इंडेक्स हो गया है और .htm ये हमारा एक्सटेंशन है कि ये फाइल जो है हमने किसके अंदर तैयार की है, HTML के अंदर, यानी कि HTML के अंदर। अब इसके भी दो एक्सटेंशन होते हैं HTML के अंदर। तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में क्या आ सकता है कि बताओ कि HTML के एक्सटेंशन कौन से हैं। आपको दो तीन एक्सटेंशन दे देंगे, डॉट, एक सेकेंड, आपको दे दिया .exe, .bin, .java या फिर .htm। तो HTML हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगर HTML नहीं दिखाई देता है तो हमें मिल जाएगा वहाँ पर .html। तो ये हम ऐसे दोनों तरीके से दे सकते हैं। क्लियर है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और हमारा जो डिस्प्ले होगा पेज कुछ ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा। अब बात करते हैं टैग्स की। तो इसके अंदर सबसे पहला टैग पढ़ेंगे हम हेडिंग टैग को। हेडिंग टैग्स होते क्या है, हेडिंग टैग्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो टैग होता है वो H1 से लेके H6 तक होते हैं। यानी कि ये कुछ इस तरीके से होते हैं, H1, H2। तो इसको आप देखोगे कि अगर मैंने एक प्रोग्राम लिया और उस प्रोग्राम के अंदर हमें टैग्स को यूज़ करना है, तो आपको सबसे पहले दिखाई दिया HTML, ठीक है, ये तो लिखना कंपलसरी है। उसके बाद बॉडी के अंदर ही हम कंटेंट लिख सकते हैं, तो बॉडी भी लिख दिया हमने। उसके बाद H1 टैग यूज़ कर लिया है हमने, H1 है भैया हमारे पास। H2 भी यूज़ कर लिया है, H3 भी हो चुका है, H4, H5, H6। तो हेडिंग के टैग हमारे पास कितने होते हैं, H1 से लेके H6 तक टैग होते हैं। जितना छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो टैग उतना ही बड़ा होगा, यानी कि H1 टैग यहाँ पर सबसे बड़ा टैग है और H6 हमारा सबसे छोटा है। अब इसका अगर रिजल्ट देखोगे तो इसका रिजल्ट आपको डिस्प्ले कुछ इस तरीके से होगा। देखो, ये काम हो गया हमारा कौन से टैग का हो गया, H1 का। ये हमारा हुआ H2 का, ये हो गया हमारा H3 का, ये H4 का, ये H5 का
और ये H6 का। ठीक है, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। अब आपसे पूछेगा, क्वेश्चन क्या आएगा कि बताओ कि सबसे बड़ी हेडिंग देने के लिए किस टैग का यूज करते हैं। या तो ये कह देगा सबसे बिग हेडिंग या बोल्ड। ठीक है, तो सबसे बड़ी के लिए हमारा यूज होता है इस टैग का, H1 टैग का। फिर बात करेगा कि सबसे छोटी हेडिंग के लिए हम यूज करते हैं H6 टैग का। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं कि हेडिंग्स हमारी इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अब जब न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर के अंदर आपको हेडिंग दिखाई देती है, तो वो हेडिंग ही हमारी यहाँ पर भी यूज होती हैं। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक 70 साल का बूढ़ा, ठीक है, हाँ, एक 70 साल का बूढ़ा एक 16 साल की लड़की के साथ भाग गया। आपको वो हेडिंग बड़ी अट्रैक्टिव लगी। अब वो ही हेडिंग आपकी सर्च इंजन के अंदर यूज होती है। तो इसी वजह से कहते हैं कि जो हेडिंग होती है हमारी कंटेंट की, वो इम्पोर्टेंट होती है। सर्च इंजन यूज द हेडिंग्स टू इंडेक्स द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ योर वेब पेज. Users often skim a page by its heading. It is important to use heading to show the document structure. हमारे को हेडिंग लिखना इसलिए कंपलसरी होता है क्योंकि जो हेडिंग होती है हमारी, वो हमारी डायरेक्ट कहाँ पे यूज़ की जा सकती है, सर्च इंजन के अंदर। अब ये सर्च इंजन क्या बीमारी है? सर्च इंजन हमारा हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं पैराग्राफ टैग की। इससे पहले देख लेते हैं कि हेडिंग टैग हमने यूज़ करा है, तो हेडिंग टैग के अंदर भी हम क्या करते हैं कि देखो H1 टैग यूज़ किया। अब उसकी स्टाइल को चेंज करने के लिए, यानी कि फ़ॉन्ट साइज़ कितना रखना है, 60px रखना है या 70px। px का मतलब होता है यहाँ पर पिक्सल। क्लियर है? उसके बाद हमने हेडिंग 1 लिख दी। अब मानो कि यहाँ पे आपने साइज इसकी डिफाइन कर दी है 60px। अगर 60px की बात करें तो 60px कुछ इतनी आपको दिखाई थी। अगर यहाँ पर आप 70 करते हो तो 70 का मतलब हो गया कि ये कुछ इतनी बड़ी दिखाई दी। अगर 100px की बात करोगे तो ये इतना बड़ा दिखाई देगा। समझ गए? तो जो फॉन्ट साइज है उसको छोटा बड़ा करने का भी हमारे पास H1 के अंदर प्रबंध किया गया है, यानी कि एट्रीब्यूट उसके लिए भी होते हैं। अब बात करते हैं पैराग्राफ टैग की। पैराग्राफ टैग जो होता है वो क्या करता है, हमारी किसी भी लाइन को शुरू करता है स्टार्टिंग के अंदर ही, स्टार्टिंग से ही शुरू करता है। अब पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन। ठीक है, जो पैराग्राफ होता है हमारा हरदम एक नई लाइन से शुरू होता है और इज यूजुअली ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट मीन्स कि ये जो आपके सामने लिखा है ये एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट हो गया है। ठीक है, HTML पैराग्राफ आर डिफाइंड विद द p टैग। HTML पैराग्राफ के लिए हमारे पास कौन सा टैग होता है? p टैग होता है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब इसका एग्जांपल देखोगे HTML के पैराग्राफ टैग का, तो यहाँ पर आपको दिखाई दिया है एक प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर p टैग यूज किया, तो यानी कि ये एक पैराग्राफ लिखा है मैंने। यहाँ पे p टैग यूज किया तो ये एक पैराग्राफ लिखा है। ये भी एक नई लाइन से, यहाँ पे रिजल्ट में देखोगे तो ये भी एक नई लाइन से स्टार्ट होगा और ये भी एक नई लाइन से ही स्टार्ट होगा। तो पैराग्राफ टैग क्या करता है कि हर दम एक नई लाइन से ही स्टार्ट होता है। पैराग्राफ टैग के लिए हमारा टैग क्या होता है? p टैग होता है। HTML हॉरिजॉन्टल रूल्स। हॉरिजॉन्टल रूल्स का मतलब हो गया जो लाइन नीचे दिखाई दे रही है ना आपको, ये हमारी हॉरिजॉन्टल रूल कहलाती है। ये हमारी क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्टल रूल। अगर आपको अपना आपने टेक्स्ट लिख दिया और उसके बाद उसको सेपरेट करना है, तो आपने ये लाइन जो ड्रॉ करी है, ये लाइन हमारी क्या हो गई? हॉरिजॉन्टल रूल हो गई। तो द HR टैग डिफाइंस अ थीमेटिक ब्रेक इन अ HTML पेज एंड इज मोस्ट ऑफन डिस्प्लेड एज अ हॉरिजॉन्टल रूल। तो इसको डिस्प्ले कैसे किया जाता है? हॉरिजॉन्टल रूल की तरह। तो ये लाइन जो होगी वो हॉरिजॉन्टल रूल। उसके बाद आपको अगर मानो कि नीचे कोई एग्जांपल है इसमें, नहीं है, पर देखते हैं चलो। सपोज करो कि आपने क्या किया कि ये आपके पास कंटेंट आपने लिखा था और इस कंटेंट को आपको दो पार्ट के अंदर दिखाना था, तो आपको बीच में एक लाइन चाहिए थी। अब कोडिंग में तो ऐसा कोई मेथड है नहीं
कि आप ब्राउज़र के ऊपर लाइन खींच दो, तो उसके लिए आपके पास एक टैग दे दिया, जिस टैग का नाम क्या कह दिया, HR टैग। जब आप इस HR टैग को बीच में प्लेस करोगे, यानी कि इसके बाद प्लेस कर दोगे, तो ये एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देगा। तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट में आपको उस रिजल्ट के अंदर ये 3 पार्ट एक तरफ दिखाई देंगे, इस लाइन के 3 पार्ट दिखाई देंगे। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रूल यूज भी है, इसका काम क्या हुआ कि हमने सेपरेट करके टेक्स्ट को दिखा दिया है, सेपरेट करने का काम किया है। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल रूल हमारी हो गई है। HTML लाइन ब्रेक। अब लाइन ब्रेक की बात करते हैं। ये भी हमारा एक टैग है और इस टैग के लिए हमारे पास जो कीवर्ड होता है वो होता है BR। ठीक है, ये डिफाइन करता है हमारा लाइन ब्रेक को। लाइन ब्रेक के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यूज BR इफ यू वांट अ लाइन ब्रेक, अ न्यू लाइन विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ। जब आप एक नया पैराग्राफ स्टार्ट नहीं करना चाहते हो और उसके जगह आप उस लाइन को ब्रेक करना चाहते हो, तो आप यूज कर लोगे किसका, BR टैग का। नीचे एग्जाम्पल देखें, आपने HTML बॉडी ये शुरू कर ली, अब आपने पैराग्राफ टैग स्टार्ट करा, उसके अंदर आपने क्या करा कि दिस इज अ पैराग्राफ विद लाइन ब्रेक। आपने क्या किया कि यहाँ पर BR टैग को इम्प्लीमेंट कर दिया है। ठीक है, तो इससे हुआ क्या कि एक लाइन तो ये बन गई, उसके बाद सेकंड लाइन में ये शुरू होगा, सेकंड लाइन में शुरू हुआ, उसको तुरंत दिखाई दिया एक और BR टैग। तो इस BR टैग के लिए इसने क्या किया, इसको भी एक फुल स्टॉप पकड़ा दिया, यानी कि ये सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म कर दिया। फिर हमारा तीसरा ये शुरू हो गई लाइन। तो हमारे को जो अब एक पैराग्राफ का ये पूरा का पूरा पेयर दिखाई देना चाहिए था, वो पेयर ना दिखाई दे के अब ये हमें कुछ स्प्लिट फॉर्मेट के अंदर दिखाई देगा। तो इसका रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट ये रहा, दिस इज। ठीक है, BR लगाने के कारण और पैराग्राफ था वो नीचे आ गया नेक्स्ट लाइन के अंदर। ऐसे ही जो BR टैग दोबारा यूज किया, तो इसकी वजह से ये टैग की वजह से हमारी तीसरी लाइन फॉर्म हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ से इस BR टैग को हटा देता हूँ, तो ये यहाँ पर कुछ ऐसे दिखाई, ठीक है, ये वाली लाइन यहाँ नहीं होती, यहाँ पर लिखी होती। क्लियर है? अब बात करते हैं पोएम प्रॉब्लम की। पोएम प्रॉब्लम आखिर होती क्या है? पोएम के अंदर आपने देखा है ना, एक लय के अंदर काम चलता है, तो उसके जो स्टैंजा होते हैं सारे इक्वल साइज के ही होते हैं। उसमें एक में जिस तरह आप अगर बात करोगे, आपने कह दिया कि ये एक लाइन लिखी है, उसके बाद दूसरी लाइन। अब इन लाइंस को तो आप मिक्स करना नहीं चाहते हो, ठीक है, इन लाइंस को आप बार बार मिक्स करना नहीं चाहते हो। इस लाइन का अलग मीनिंग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। लेकिन अगर आप इस पोएम को अगर ब्रेक करते हो, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ता है BR टैग। तो आप कितनी बार एक पोएम के अंदर BR टैग यूज करोगे, बताओ? एक पोएम के अंदर अगर 50 लाइन है, तो आपको बार 50 बार BR टैग का यूज करना पड़ेगा। तो इस चीज का सॉल्यूशन हमारा क्या है कि हम यहाँ पर एक एलिमेंट यूज करते हैं, यानी कि एक टैग यूज करते हैं, और वो हमारी सोल्व करता है किस प्रॉब्लम को, पोएम प्रॉब्लम को। उसको सोल्व करने के लिए हमारे पास जो टैग होता है वो होता है प्री टैग। अब आपने क्या करा कि आपने स्टार्ट करा प्री टैग को, ठीक है, और अपनी पोएम की पहली लाइन लिखी, दूसरी लिखी, तीसरी लिखी, चौथी, पांचवी, 10वीं, 20, 100, 200, और उसके बाद इस प्री टैग को आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो हुआ क्या कि जब आपका रिजल्ट आएगा, तो उस रिजल्ट के अंदर आपका जो टेक्स्ट होगा वो अब ऐसे ही दिखाई देगा। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि आपको बार बार BR टैग को यूज नहीं करना पड़ा, आपको बार बार BR टैग को यूज नहीं करना पड़ा। इस प्री टैग का मतलब क्या हुआ, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। द HTML प्री एलिमेंट डिफाइंस अ प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। याद रखना है
कि प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट कौन सा होता है हमारा, यानी उसके लिए टैग का यूज करते हैं हम, तो उसके लिए हम करते हैं प्री टैग का। इसका यूज करते हैं प्री टैग का। अब बात करते हैं HTML स्टाइल्स की। इतना तो समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, किसी के सिर में दर्द हो रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो। तो अब लिखा है हमारा HTML स्टाइल्स। स्टाइल्स क्या करती है? ये हमारा एट्रीब्यूट ही होती है, हमने ऊपर पढ़ के आए थे। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम? एलिमेंट के साथ यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा कलर, फॉन्ट, साइज, किसी भी एलिमेंट का चेंज करने के लिए हम इस स्टाइल का यूज़ करते हैं। ये हमारा एक एट्रीब्यूट होता है, इतना हमें पता है, हम पीछे पढ़ के आए हैं इसका। अब सेटिंग द स्टाइल ऑफ एन HTML एलिमेंट कैन बी डन विद द स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट या तो स्टाइल एट्रीब्यूट के नाम से ही करेंगे हम उसको चेंज। आगे लिखता है कि जो टैग नेम होता है, ये जो टैग नेम है उसके साथ हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये तो हमारा एट्रीब्यूट है। और उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टी और वैल्यू देते हैं। ये यानी कि ये यहाँ पर नेम हो गया स्टाइल, यहाँ पे इसके अंदर प्रॉपर्टी, ये हमारी वैल्यू हो गई है। द प्रॉपर्टी इज अ CSS प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी होगी हमारी CSS प्रॉपर्टी होगी, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब CSS पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर। अब यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट फॉर स्टाइलिंग HTML एलिमेंट्स। तो अब इसको देखो, स्टाइल एलिमेंट को हम स्टाइल एट्रीब्यूट को हमने यूज करा है H1 टैग के साथ। तो स्टाइल करना चाहा हमने किसको? बैकग्राउंड को। अब बैकग्राउंड की किस चीज को करना चाहा? कलर को। यानी कि बैकग्राउंड कलर को हम चेंज करके पाउडर ब्लू करना चाहते हैं इस हेडिंग के। यानी कि इस हेडिंग के बीच का अब जो वाइट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाइट स्पेस ना दिखे, मुझे कैसा दिखाई दे? पाउडर ब्लू दिखाई दे। और जो P टैग है यानी कि पैराग्राफ टैग है, उसके अंदर भी स्टाइल करा है कि जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, वो हमारा टमाटर बन जाए। तो दिस इज अ पैराग्राफ, यानी कि ये दिस इज अ पैराग्राफ है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, ये वाइट मुझे पसंद नहीं आ रहा, मुझे टमाटर जैसा लाल चाहिए। तो भैया मैंने चेंज कर दिया उसकी स्टाइल, और जो देखो ये आ गया हमारा पाउडर, ये आ गया हमारा पाउडर ब्लू, और ये आ गया हमारा टोमेटो। ठीक है, टमाटर। इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं टेक्स्ट कलर की। तो इसके अंदर हमने बैकग्राउंड चेंज कर लिया, बैकग्राउंड कलर चेंज कर लिया। अब बात करते हैं टेक्स्ट कलर चेंज करना। टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए भी हमने क्या करा? स्टाइल का यूज़ करा। उसके अंदर देखो हमने यूज़ करा था बैकग्राउंड, और यहाँ पे हमने सीधा यूज़ करा है कलर। तो इस कलर से हमें क्या पता चला कि ये कलर हमारा यूज़ किया जाएगा जब भी, तो इससे हमारा चेंज किसके अंदर आएगा? टेक्स्ट के कलर के अंदर। अब टेक्स्ट कलर हमें ब्लू चाहिए था, तो रिजल्ट ये देखो, ठीक है। लेकिन यहाँ जब पैराग्राफ टैग में हमने कलर रेड दिया तो इसका रिजल्ट आया ये, ठीक है। तो ये स्टाइल की दूसरी एट्री प्रॉपर्टी हो गई, कलर वाली। अब जो फ़ॉन्ट फैमिली होती है, जो फ़ॉन्ट फैमिली होती है, फ़ॉन्ट फैमिली का मतलब क्या होता है? फ़ॉन्ट फैमिली का मतलब होता है, देखो इसके अंदर दिखाता हूँ तुम्हें, ये है हमारी फ़ॉन्ट फैमिली। ये कितनी सारी दिखाई दे रही है हमें? ये सारी की सारी हमारी फ़ॉन्ट फैमिली है कि किस टाइप के फ़ॉन्ट के अंदर हम लिखना चाहते हैं। एरियल में लिखना चाहते हैं, कैलिब्री में लिखना चाहते हैं, या फिर हमारा आहरानी में लिखना चाहते हैं, या बैटिंग में लिखना चाहते हैं। तो ये सारी की सारी हमारी क्या होती हैं? फ़ॉन्ट फैमिली होती है। तो HTML के अंदर भी हम फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज करना चाहते हैं। अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि सारा का सारा टेक्स्ट, अब हर किसी के लिए तो ये ज़रूरी है नहीं ना कि वो एक ही स्टाइल के अंदर रखना चाहता है। आप क्या करते हो अपने फ़ोन के अंदर? कुछ इंसान ऐसे होंगे, ठीक है, जो इटैलिक यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, कुछ इसको बोल्ड में यूज़ कर रहे होंगे, कुछ किसी और फॉर्मेट के अंदर। तो ये फॉर्मेट जो होता है कि किस टाइप से हमारे जो लेटर्स हैं वो शो हों, उसको हम किसके अंदर देखते हैं? फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर। तो फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे वर्दैन लिया है, और यहाँ पे कुरियर ली गई है P स्टाइल के लिए, यानी कि पैराग्राफ के अंदर। तो रिजल्ट क्या आया? देखो ये हेडिंग जो है इसके लिए वरदाना ली, तो इसके लिए जो रिजल्ट बना वो हमारा कुछ ये था। लेकिन जब हमने कुरियर ली तो इसके जो लेटर्स थे,
उनका शेप कैसा हुआ, डिफरेंट स्टाइल का। तो फॉन्ट फैमिली से हम जो लेटर्स की स्टाइल है उनको चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेक्स्ट साइज की। अब टेक्स्ट का साइज भी तो हमें चेंज करना होता है। टेक्स्ट का साइज जरूरी तो नहीं है कि हर जगह हम हेडिंग का यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हेडिंग का यूज कर लिया तो हमारा ये बोल्ड हो जाता था। लेकिन हेडिंग का हमने दूसरा रीजन क्या देखा था कि जो सर्च इंजन होता है उसी के अंदर ही हम सर्च में आ जाएं, इस वजह से हमें हेडिंग यूज़ करनी चाहिए। तो हमें स्टाइल के अंदर फ़ॉन्ट की साइज़ को चेंज करने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है, तो उसके लिए हमारे पास होता है क्या, फ़ॉन्ट साइज़। वहाँ पे क्या थी, फ़ॉन्ट फैमिली। तो फ़ॉन्ट साइज़ को हमने क्या कर दिया, 300% कर दिया। यहाँ पर पैराग्राफ स्टाइल के अंदर हमने चेंज कर दिया इसका 160% के अंदर। अब ये देखो सारे के सारे एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पल्स के अंदर हर किसी एट्रीब्यूट को डिफाइन करके उसका रिजल्ट तक लिखा गया है। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखो, तब आपके समझ में आएगा। देखो हेडिंग टैग है, उसके अंदर हमने एट्रीब्यूट यूज़ कर लिया स्टाइल। यहाँ पर पैराग्राफ टैग है, उसके अंदर हमने यूज़ कर लिया है स्टाइल टैग। और उसके बाद हमने लिखा ये कंटेंट, ये हमारा कंटेंट हो गया, ये कंटेंट है। तो इस कंटेंट को अब हम चाहते हैं कि ये 300% दिखाई दे। तो 300% करने के बाद ये कंटेंट की साइज ये हो गई, ये 300% वाली हो गई, और ये हो गई हमारी 160% वाली। ठीक है, तो हम जो टेक्स्ट है उसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेक्स्ट को अलाइन करने की, कि जो टेक्स्ट हमारा दिखाई दे रहा है उस टेक्स्ट को हमें अलाइन भी करना पड़ सकता है। उस टेक्स्ट को हम सेंटर में करना चाहते हैं, लेफ्ट करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, कहाँ पे करना चाहते हैं। तो ये भी हमारा एक स्टाइल के ही अंदर हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हेडिंग टैग हो गया, उसके अंदर हमने स्टाइल दी कि जो टेक्स्ट है हमारा उसको हमें टेक्स्ट अलाइन कहाँ पर करना है, सेंटर के अंदर करना है। और ये हमारा कंटेंट लिखा है सेंटर हेडिंग। अब यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर एट्रीब्यूट यूज किया है, उसके अंदर हमने लिखा कि जो टेक्स्ट अलाइन है, यानी कि जो प्रॉपर्टी ये है जो वो हमारी किसके अंदर होनी चाहिए, सेंटर के अंदर होनी चाहिए। इसका भी हमने लिख दिया सेंटर्ड पैराग्राफ। यहाँ पे हेडिंग यूज करिए, यहाँ पे पैराग्राफ। उसके बाद हमने टेक्स्ट को बंद करा, HTML को बंद करा, उसको रन करके देखा तो हमारा रिजल्ट देखो क्या बन गया कि सेंटर्ड हेडिंग थी वो सेंटर में आ गई, ठीक है, पेज के। और जो पैराग्राफ की थी वो हमारी कहाँ पे आ गई है, सेंटर में आ गई है पेज के। अब HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आखिर होती क्या है, HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। ठीक है, इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स होते हैं टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए। ये एलिमेंट्स कैसे हो गए, अब इसके लिए बी टैग का यूज हुआ है, यानी कि बी से पता चला है कि ये बोल्ड टेक्स्ट के लिए यूज होती है। स्ट्रॉन्ग के लिए मतलब कि जो टेक्स्ट है हमारा वो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। आई से इटैलिक, EM से एम्फेसाइज्ड। एम्फेसाइज्ड का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर जोर देना, यानी कि उसको हाईलाइट करके दिखाएगा ये। मार्क टेक्स्ट का मतलब हो गया मार्क कर देना किसी को, ठीक है। स्मॉल का मतलब हो गया स्मॉलर। डेल टैग से पता चला डिलीट करना है टेक्स्ट को। इंस से इंसर्टेड, सब से सबस्क्रिप्ट। अब ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट ये यूज़ की जाती हैं हमारी मैथमेटिक्स के अंदर। अब एग्जांपल देखो, यहाँ पर HTML लिखा, बॉडी लिखा, इसके अंदर अब हमने अपना कंटेंट लिखना शुरू करा। तो सबसे पहले क्या करा, मैंने लिखा यहाँ पर पैराग्राफ टैग। ये लिखा है देखो पैराग्राफ टैग। उस पैराग्राफ टैग के अंदर मुझे एक कंटेंट लिखना था। मैंने लिख दिया कि माई स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना था, इस जो टेक्स्ट है ये, इस टेक्स्ट को मुझे बोल्ड दिखाना था। तो मैंने यहाँ पे एक टैग और यूज कर लिया, बोल्ड टेक्स्ट। ठीक है, बोल्ड टैग का यूज कर लिया, यहाँ पे यूज करा। इसके बाद ये टैग मेरा यहाँ पे खत्म हो गया है। अब मेरा कंटेंट यहाँ खत्म हो गया है, मैं इतने कंटेंट को पूरे के पूरे को बोल्ड दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इस टैग को क्लोज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मेरा पैराग्राफ टैग बंद हो गया। अब एक बात यहाँ पर क्वेश्चन आता क्या है कि आपको एक
प्रोग्राम लिख के दे देंगे HTML का, और उसके अंदर आपसे पूछेंगे कि इसके अंदर एरर क्या है। अब उसके अंदर पहली लाइन क्या होगी कि सबसे पहले पैराग्राफ टैग को बंद करा है और उसके बाद इस बोल्ड टैग को बंद करा है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि जिस टैग को हम पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिस टैग को हम पहले स्टार्ट करते हैं उसको पहले एंड भी करते हैं, उसको पहले एंड भी करते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे मैं पैराग्राफ टैग ले रहा हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे यहाँ पर इसका पैराग्राफ टैग लिखना पड़ेगा। अब इस टैग के अंदर मेरे को अगर कोई और टैग लेना पड़ेगा तो उस टैग का उसी टैग के अंदर ही लेना पड़ेगा, ना कि उसके बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर पता क्या चला कि जिस तरह यहाँ पर पैराग्राफ टैग हमने यूज़ करा है और यहाँ पर हमने ये बोल्ड टेक्स्ट टैग यूज़ करा है, तो ये हमारा फॉर्मेट गलत हो गया है। हमें ये इसको भी यूज़ करना चाहिए था इसी टैग के तुरंत बाद। इस टैग को इसके तुरंत बाद यूज़ करा था, लेकिन जब हमने बीच में इसको इंसर्ट कर दिया तो इस टैग की वैल्यू इसके साथ ही आई। क्लियर है? देखो यहाँ पर भी ये पैराग्राफ टैग है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया बोल्ड टैग। अब इसके बाद कंटेंट लिखा, कंटेंट के बाद जितने कंटेंट को हमें बोल्ड दिखाना था उसके बाद हमने टैग को बंद कर दिया, उसके बाद हमने पैराग्राफ टैग को बंद कर दिया है। ऐसे ही नेक्स्ट के अंदर हमने यूज़ करा पैराग्राफ, उसके अंदर हमने आई का यूज़ करा। आई क्या बताएगा? इटैलिक को। तो इसके अंदर हमने इटैलिक के बारे में लिख दिया, जितना लिखना था जितना दिखाना था हमने दिखा दिया। उसके बाद हमने इटैलिक टैग को बंद कर दिया और उसके बाद हमने पैराग्राफ को बंद कर दिया। फिर आए हम नेक्स्ट में, इसमें भी हमने पैराग्राफ के अंदर लिया है क्योंकि पैराग्राफ जो होता है हमारा न्यू लाइन से शुरू होता है। इसके अंदर हमें दिस इज, ठीक है, इतना कंटेंट के ऊपर केवल पैराग्राफ टैग ही यूज हो रहा था, ठीक है। उसके बाद इसने क्या करा है कि इन मिडल बीच में क्या करा, एक सबस्क्रिप्ट यूज कर दी। तो ये सबस्क्रिप्ट क्या है? ये सबस्क्रिप्ट भी कंटेंट है लिखा हुआ यहाँ पर, लेकिन इसके पहले ये टैग लगा दिया है सब, SUB, और इस टैग को इसकी यानी कि पावर यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पावर है, यानी कि ये सारा का सारा काम इस सबस्क्रिप्ट के ऊपर ही करेगी, ठीक है। और उसके बाद लिख दिया एंड, ठीक है। और उसके बाद दूसरा टैग यूज करा है, यानी कि इससे एक बात और पता चलती है कि एक लाइन के अंदर हम मल्टीपल ऑफ टैग्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम उस टैग को यूज करते हैं, स्टार्ट करते हैं, वैसे ही जैसे ही उसका काम खत्म हुआ, जो कंटेंट जिस कंटेंट के लिए हम उस टैग को यूज कर रहे हैं उसके तुरंत बाद हमें उस टैग को बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा सब टैग का काम था, शुरू हुआ, ठीक है। इसकी पावर रेंज यहाँ तक गई, इसके बाद इसकी पावर यहाँ तक इस सबस्क्रिप्ट तक दिखानी थी। तो जैसे ही हमने पावर दिखाई और इसके बाद हमें और किसी के ऊपर इसकी ताकत नहीं दिखानी है, तो हमने इसको यहाँ पे बंद कर दिया। अब एक नया गुंडा आया, ठीक है, जिसका नाम था सप। उसने अपने इस इलाके पर पावर दिखानी थी। जैसे ही इस इलाके पे पावर दिखाई उसका काम खत्म हुआ। वो खुश था क्योंकि वो अपने एक एरिया का कुत्ता था, वो दूसरे एरिया का कुत्ता था। तो उस कुत्ते की पावर यहाँ तक थी और इसकी यहाँ तक थी। अब कुत्ता कह लो गुंडा कह लो सब बराबर है, सबके अपने इलाके बटे होते हैं। तो यहाँ पर सुपर टैग बंद हुआ, उसके बाद पैराग्राफ टैग बंद हुआ, ठीक है। और इसके बाद हमने बॉडी टैग को बंद करा, HTML को बंद करा। सबसे पहले हमने यूज करा था बोल्ड टैग, तो इसने अपना काम करा, बोल्ड में रिजल्ट दिखा दिया। दूसरा टैग हमने यूज करा था इटैलिक टैग, तो इसने अपना यहाँ पे काम कर दिया। अब तीसरा टैग जो यूज किया था हमने, वो यूज किया था सब टैग। सब टैग हमने यूज करा था सबस्क्रिप्ट के ऊपर। तो सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम साइंस में फॉर्मूले देखते हैं H2O, सब का मतलब होता है नीचे वाला। सुपर का मतलब होता है जब हम कहते हैं 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो ये जो 2 है ये हमारी क्या होती है? सुपर स्क्रिप्ट होती है। सुपर सबसे ऊपर, ठीक है, सबस्क्रिप्ट ये सबसे नीचे वाली। तो यहाँ पर देखोगे तो सबस्क्रिप्ट यहाँ पे यूज किया है तो ये नीचे आ गया है, और जब यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट यूज किया है तो ये हमारा कुछ इस लाइन से ऊपर दिखाई दे रहा है, ये इस लाइन से नीचे दिखाई दे रहा है। तो ये काम होता है हमारा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का। अब बात करते हैं HTML। देखो ये हम पढ़ चुके बोल्ड और स्ट्रॉन्ग को। अब इनका डिफरेंस देख लो एक बार कि जो बोल्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं एलिमेंट, उनके अंदर डिफरेंस क्या होता है।
कि जो बोल्ड एलिमेंट होता है वो क्या करता है, टेक्स्ट को बोल्ड करने के काम आता है, और इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस नहीं दिखाई देती है। एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस यानी कि जिस कंटेंट की हमें एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस नहीं दिखानी होती है, उसको केवल बोल्ड करना होता है, उसके लिए हम उसको यूज कर लेते हैं बोल्ड टैग को। लेकिन जैसे ही हम स्ट्रॉन्ग एलिमेंट को यूज करते हैं तो ये करता है डिफाइन टेक्स्ट को विद स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस की, यानी कि जो टेक्स्ट है जिसके साथ हम स्ट्रॉन्ग यूज कर रहे हैं उस कंटेंट की, उस वर्ड की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। अगर बोल्ड टैग यूज करेंगे तो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन जो टैग हम स्ट्रॉन्ग टैग जो हम जिस टेक्स्ट के साथ यूज करेंगे तो उससे पता चलेगा कि उसकी इंपॉर्टेंस हमारी ज़्यादा है। द कंटेंट इनसाइड इज टिपिकली डिस्प्लेड इन बोल्ड, यानी कि अगर हम इन दोनों को यूज करते हैं तो इन दोनों से हमें जो डिस्प्ले होती है उसके ऊपर कोई खासा फर्क दिखाई नहीं देता। जैसे कि अगर बात करें कि दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, ठीक है, अगर यहाँ पर आपने बी लिया है, ठीक है, और यहाँ पे आप कह देते हो स्ट्रॉन्ग, तो दोनों से डिस्प्ले होगा रिजल्ट वो सेम ही होगा। लेकिन वो नहीं कहते कि अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए लिखने वाले ने दो टैग लिख दिए, लेकिन दोनों का डिस्प्ले का काम सेम था, लेकिन स्ट्रॉन्ग कह दिया यानी कि उसके अंदर इंपॉर्टेंस ज़्यादा थी, और बोल्ड कह दिया तो उसके अंदर इंपॉर्टेंस नहीं थी। बस इतना ही डिफरेंस है इसके अंदर। अब बात करते हैं आई और एम्बेडेड टैग की। आई टैग भी इटैलिक करता है और एम्बेडेड टैग भी हमारा क्या करता है, इटैलिक करता है। द HTML एलिमेंट डिफाइंस अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट इन एन अल्टरनेट वॉइस और मूड। अब इसमें देखो डिफरेंस क्या है कि अब बोलने का जो तरीका है उसके ऊपर भी इन्होंने क्या कर दिए हैं, टैग्स डिफाइन कर दिए हैं, लेकिन लिखे हुए के अंदर हमें पता ही कैसे चलेगा कि इटैलिक टैग के लिए यूज किया गया है या एम्बेडेड वाले के लिए यूज किया गया है। तो जब हम बोलते हैं तो हमारा मूड होता है, अगर हमारा मूड अच्छा है या फिर हमारा मूड खराब है तो हमारी जो वॉइस होती है, ठीक है, उसकी पिच जो होती है वो कम ज़्यादा होती है। तो जो EM एलिमेंट होता है वो हमारा क्या दिखाता है, जोर देने के लिए दिखाई देता है, ठीक है। और ये कैसे दिखाई देता है, ये भी हमारा इटैलिक के अंदर ही दिखाई देता है। अब वही वाली बात हो गई कि आपके पिताजी आपके ऑफिस गए थे, ठीक है, और ऑफिस में किसी ने कह दिया कि मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया, और आप क्या हो, अभी तक तैयारी ही कर रहे हो। घर आए तो उनका जो मिजाज था, ठीक है, वो कुछ उखड़ा उखड़ा था। आपने उनसे पैसे मांगे नोट्स के लिए, लेकिन उन्होंने आपके कान के नीचे दो रख दिए और आपको भगा दिया। अब भगा दिया उसके बाद आपको चार बातें भी सुना दी। जब वो चार बातें सुनाई तो जो उनकी टोन थी उसे ही हम मूड कहते हैं। अब ये मूड जो होता है, ठीक है, इसके अंदर दो तरीके की वॉइस होती है। एक के अंदर पिच होती है लो, एक के अंदर पिच होती है हमारी हाई। लो पिच, ठीक है, और हाई पिच। हाई पिच का मतलब है एम्फेसाइज करना, जोर देना किसी बात के ऊपर कि तेरे से नहीं होगा, ठीक है। और एक बार जब हम कहते हैं तेरे बस की नहीं है, ठीक है, तो दोनों ही बातों में फर्क दिखाई देता है, और इसी फर्क को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास ये दो अलग अलग टैग होते हैं। लेकिन जब इनका रिजल्ट इनका रिजल्ट डिस्प्ले पे दिखाई देगा तो दोनों का रिजल्ट सेम ही दिखाई देगा। लेकिन जब इसको डेवलपर यूज करता है और वो यहाँ पर EM यूज करेगा तो इस डेवलपर को पता है कि ये इसने क्यों किया था, और यहाँ पर ये वाला जो इटैलिक है इसका भी डेवलपर को ही पता रहेगा, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो इटैलिक ही आएगा दोनों के बारे में। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ और टैग्स के बारे में। देखो यहाँ पर बात करी, ये सिंपल है, हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है। देखो इसके अंदर केवल P एलिमेंट का यूज किया है, यानी कि यह यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यानी कि पैराग्राफ था, न्यू लाइन से स्टार्ट करना था, ठीक है। यहाँ पर B का यूज करा, इसने क्या करा कि एक टेक्स्ट को होल्ड कर दिया है। स्ट्रोंग ने क्या करा, स्ट्रोंग का भी तो डिफरेंस देखो, सेम ही तो लग रहा है, कोई फर्क है इसके अंदर। EM वाले को देखो, एम्बेडेड वाले को, जिसके अंदर हमने ज़्यादा जोर से कोई बात कही थी तो उसके लिए टेक्स्ट जो आया वो भी तो सेम आया। और इटैलिक की बात करेंगे तो इटैलिक के लिए भी टेक्स्ट
सेम आया। यानी कि जब डिस्प्ले पे डिस्प्ले होगा, ठीक है, जब ब्राउजर इसको डिस्प्ले करेगा तो उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब हम बोलेंगे, ठीक है, तो बोलने के टाइम पर हमारी जो पिच ऊपर नीचे होती है वॉइस की, तो उस चीज को शो करने के लिए हमारे पास ये टैग्स है। ऐसे ही हमारा स्मॉल एलिमेंट यूज होता है, ठीक है। स्मॉल किसके लिए होता है? स्मॉल के लिए। तो इसके लिए हमने यहाँ पर स्मॉल का यूज कर लिया है, यहाँ पे स्मॉल को क्लोज कर लिया। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा वो स्मॉल होगा। ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है, ये हमारा स्मॉलर टेक्स्ट है। मार्क के अंदर काटते हैं बात, तो मार्क के अंदर चलेंगे तो मार्क के अंदर देखेंगे कि अब मार्क करना है किसी को, तो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने इस मिल्क के आगे पीछे ये मार्क टैग लगाकर इसको क्लोज कर लिया, ओके में ले लिया, तो इसने क्या करा, इस मार्क टैग ने करके अपनी पावर दिखानी शुरू करी इस मिल्क के ऊपर, और इसकी पावर जाकर खत्म हुई यहाँ तक। तो अब जितना भी कंटेंट है ये, तो ये हमारा मार्क होके दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके पीछे का बैकग्राउंड आपको कैसा दिखाई दे रहा है? येलो। तो इस तरीके से हम इसकी मार्किंग करते हैं। अब डेल टैग का मतलब क्या हुआ? डेल का मतलब हो गया डिलीट करना। अब डिलीट एलिमेंट डिफाइंड टेक्स्ट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट, ब्राउज़र विल यूजुअली स्ट्राइक अ लाइन। स्ट्राइक कर देगा लाइन को। कैसे? कि माय फेवरेट कलर इज, ठीक है, डेल आया, डेल ने क्या कर ताकत दिया ब्लू के ऊपर, और इसकी ताकत को हम यहाँ खत्म कर रहा है इस डेल के ऊपर, जहाँ पे ये एंड टैग, एंड टैग का मतलब ताकत खत्म, जहाँ ये शुरू हुआ इसका मतलब यहाँ पे इसकी ताकत शुरू हुई। तो ब्लू के ऊपर इसकी ताकत दिखाई। तो इस डेल टैग का मतलब क्या होता है कि अब जो ब्लू लिखा है इसके ऊपर ये मार्क कर देगा, ठीक है। रिजल्ट देख लो कि जब इस टैग के ऊपर हमने लगाया तो हमारा रिजल्ट क्या बना कि इसने जो ब्लू था उसके ऊपर तो मार्क कर दिया और आगे बता दिया कि रेड कलर सही है, माय फेवरेट कलर इज रेड, ना कि ब्लू। तो इसको और ज़्यादा बेटर दिखाने के लिए इसलिए हमने इस डेल टैग को यूज़ किया है। नहीं तो जो डेवलपर था वो क्या करता, चार स्पेस बैक स्पेस यूज़ कर लेता, ये मिट ही नहीं जाता। यूज़ करने की ज़रूरत क्या थी भाई साहब। लेकिन अब देखो कि आप कभी भी देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है, कोई भी अमेजन पे आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो वो दिखाएगा कि 15,000, क्या दिखाया उसने, एमआरपी दिखाया, और इस 15,000 एमआरपी को ऐसे काट देता है वो। फिर दिखाता है डिस्काउंटेड, डिस्काउंट प्राइस, और इस डिस्काउंटेड प्राइस में आपको दिखा देगा 5,000। फिर कहेगा महा दिवाली ऑफर, और इसके अंदर आपको दे देगा ये 200 रुपये में। तो ये हो क्या रहा है, ये क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, इसको डिलीट कर रहे हैं। इससे आपको पता क्या चला कि इससे आपको जो यहाँ पे कंटेंट था उसके बारे में पता चल गया कि पहले ही इसका प्रोडक्ट का प्राइस क्या था, उसके बाद इसके ऊपर जो डिस्काउंट था उसके बाद ये प्राइस कितना था। और अब हम अमेजन वालों ने इसको क्यों यूज़ किया है कि ये अब रह गया है केवल 200 रुपये का। तो आपको जो कंटेंट ओरिजिनल था वो भी दिखा दिया, और अब जो उसका एक्चुअल प्राइस है वो भी दिखा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं इंस का मतलब। इंस से क्या होता है भैया, मुझे तो पता नहीं। देखो, द HTML इंस एलिमेंट डिफाइंस ए टैग, defines a text that has been inserted, insert का मतलब होता है, अच्छा पता नहीं था भाई, into a document, browser will usually underline inserted text। अब जो inserted text है इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ये ब्लू है, इसको डिलीट करने का मतलब था कि यहाँ पर इस पे खांचे पे ऊपर बीच में लाइन लगा दी, लेकिन इंसर्टेड का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी। कुछ ऐसा ही यहाँ रिजल्ट में हो रहा होगा। देखो, डिलीट करा पहले ब्लू को, यानी कि वही वाली बात हो गई कि सबसे पहले डिलीट करा 10,000 रुपये को, और उसके जगह लिख दिया 5,000। अब ये मेरी फाइनल प्राइस है, ठीक है।
तो इसके नीचे लाइन लगा दी हमने। ये क्या हो गया, ये हमारा किस टैग से यूज हुआ है, इंस टैग से। सब एलिमेंट की बात करी थी, सब एलिमेंट हमारा जैसे कि ऊपर तो पढ़ के आ ही चुके थे, जैसे कि H2O, O2, N2O, अब NO, इसके अंदर किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये जितने नीचे चले जाते हैं बेस लाइन से, अब ये बेस लाइन है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर हम अपना अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, लेकिन इस बेस लाइन से नीचे जब किसी टेक्स्ट को यूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं सब। ठीक है, ये हमारी अब एक लाइन हो गई। अब इसके ऊपर बेस लाइन के ऊपर हम किसी चीज को टच करके लिख रहे हैं, ठीक है, तो उससे अगर नीचे जाते हैं तो ये हो गया सब। ऐसे ही अगर मेरे को 4 का स्क्वायर, ठीक है, बताना है, तो ये मेरी बेस लाइन को 4 टच कर रहा है, लेकिन ये जब ऊपर वाली बेस लाइन को टच करेगा, ठीक है, ऊपर वाले के लिए, तो ये क्या होगा हमारा सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, दोनों का डिफरेंस पता चल गया, दोनों ही एक यूज कर लेते हैं। ये बात करें तो इक्वेशन के अंदर भी यूज होता है कि A1 A2, और ये भी हमारा सुपरस्क्रिप्ट के अंदर यूज होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर और आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, और पिछली क्लास को आप रिवाइज करते रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और बाकी बच्चों को भी बताते रहें। और जो रिस्पॉन्स है आपका कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ के, वो भी कमेंट में बताते रहें। थैंक यू, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।